नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 1 टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा, वैदिक कालीन नदियाँ और पूछा जा रहा है इसका आधुनिक नाम। तो मैच करना है कुभा, परुश्री, सदानीरा और शतुद्री। तो कुभा का हो जाएगा दोस्तों, कुभा का हो जाएगा काबुल, परुश्री का देखिएगा हो जाएगा रावी, सदानीरा का हो जाएगा गंडक और शतुद्री का हो जाएगा सतलज। मैच कर देना है। ए में देखिएगा 2, ए में 2 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है। इसके मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन नहीं, पूरा मैच करेंगे। बी में देखिएगा 3 यानी परुश्री का हो जाएगा रावी, सदानीरा का हो जाएगा गंडक, सी में हो जाएगा 1 और डी में हो जाएगा 4। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन ए देखिएगा कलिंग शिलालेख से, बी है अशोक का गिरनार शिलालेख से, सी है रुद्रनामन का जूनागढ़ अभिलेख से और डी है अशोक का सोपार अभिलेख से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव कहाँ पे था, पश्चिम भारत पर था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो गुजरात के सौराष्ट्र में, कहाँ पे, सौराष्ट्र में क्या किया था, एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था स्वर्णसिक्ता और पालसनी नदी पर क्या करके, बांध बनवा करके। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है, उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कथन 2 है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर जो 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। और यहीं पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। तो राइट आंसर हो जाता है, यानी दोनों सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण देखेंगे, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को क्या करता था, कम वेतन देना चाहता था। नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। बी देखिएगा, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। और डी देखिएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है, कथन जो 1 है वो सही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दिल्ली में मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया था। बाकी कथन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। ऑप्शन ए देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी है सिकंदर लोदी, सी है फिरोज तुगलक और डी है शेरशाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किए थे, उपाय किए थे। और यह दिल्ली का ऐसा सुल्तान है जिसने क्या किया था, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। बेरोजगारों को क्या करवाया था, रोजगार दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो देखिएगा दोस्तों, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1665 में और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो मैच करिएगा। ए में देखेंगे 2, ए में 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। बी में देखेंगे 1, बी में 1 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। सी में देखिएगा 4, तो सी में 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, चारों मैच होना चाहिए। डी में देखेंगे 3, तो डी में 3 बस यहीं पे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? ऑप्शन ए देखिएगा फिरोज शाह तुगलक, बी है बहलोल लोदी, सी है सिकंदर लोदी और डी है इब्राहिम लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदर लोदी ने क्या करता था? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूरा क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आप वीडियो में बने रहिए, देखिए एक से एक मजेदार क्वेश्चन आपके नज़रों से घूमेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। अब पूछा जा रहा है कब आक्रमण किया गया था। ऑप्शन ए है बलबन के शासनकाल में, बी है फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी है इल्तुतमिश के शासनकाल में और डी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या हुआ था? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए देखिएगा दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, बी है दीवान मुस्तखराज बलबन, सी है दीवान कोही अलाउद्दीन खिलजी और डी है दीवान अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी दीवान बंदगान, जो कि एक दास विभाग था और इसकी स्थापना किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखिएगा दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज दोस्तों क्या था? एक राजस्व विभाग था और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। दीवान कोही क्या था? तो दीवान कोही एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और दीवान अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा करवाई गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर ही नहीं बल्कि याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ऑप्शन ए है देवराय प्रथम के शासनकाल में, बी है देवराय द्वितीय के शासनकाल में, सी है कृष्ण देवराय के शासनकाल में और डी है वीर विजय के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था। बाकी आप विदेशी यात्री, जितने विदेशी यात्री हैं विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री, जैसे निकोलो कोंटी, इस तरह के जो विदेशी यात्री हैं बाराबोसा और मध्यकालीन में देखिए कौन कौन, किताबुल रहला जो इब्न बतूता है, बाकी राल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, ये सब जितने विदेशी यात्री हैं मुगल शासनकाल में जो आए, विजयनगर शासनकाल में आए। तो इस तरह के यात्रियों को आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए देखिएगा फाहियान ने, बी है वेनसांग ने, सी है इत्सिंग ने और डी है तारानाथ ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने क्या किया था? भारत की यात्रा की थी और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है सी यू की। और हर्षवर्धन ने, माफ करिएगा, वेनसांग ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? अध्ययन किया था, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय उसके आचार्य कौन हुआ करते थे? तो उसके आचार्य हुआ करते थे दोस्तों शीलभद्र। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और इसने भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम मिलता है
फोक युकी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए देखिएगा पुरुषपुर, बी है बनारस, सी है इलाहाबाद और डी है सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर थी। पुरुषपुर यानी पेशावर। और पूछा जाए आपसे दूसरी इसकी राजधानी क्या थी? इसकी दूसरी राजधानी हुआ करती दोस्तों मथुरा। इसकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। और कनिष्क कौन है? तो कनिष्क दोस्तों शक वंश से संबंधित है, शक राजवंश है, उसी से संबंधित है। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का, माफ करिएगा, एक कुंडल वन है, कुंडल वन में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष दोस्तों थे वसुमित्र। वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष दोस्तों थे अश्वघोष। अश्वघोष। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने क्या किए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। देखिएगा वैशाली में, बी है कौशाम्बी में, सी है श्रावस्ती में और डी है राजगृह में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध ने क्या किए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगर आपसे क्रम मिलाने का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए, उसके बाद से कहाँ पे दिए, उसके बाद से कहाँ पे दिए, तो बस आप याद रखेंगे सारा वस्तु। सारा वस्तु सर्च हो जाएगा दोस्तों आपका श्रावस्ती, राज हो जाएगा आपका राजगृह, वश हो जाएगा आपका वैशाली और अस्तुष हो जाएगा दोस्तों आपका कपिल वस्तु। आपको याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको क्या करना है? आचार्य और इनका क्या है? सिद्धांत है। देखिएगा लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोसाल। तो लकुलिश का हो जाएगा दोस्तों पाशुपत, नागार्जुन का हो जाएगा दोस्तों शून्यवाद, भद्रबाहु का हो जाएगा जैन और गोसाल का हो जाएगा आजीवक, यानी मक्खल गोसाल किससे संबंधित है? आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। देखिएगा ए में कहीं 3, ए में 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। बी में देखिएगा 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सी में देखेंगे 4, सी में 4 यहीं पे है, बाकी कहीं पे नहीं है। और डी में हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पूना समझौते का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता, बी है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी है राजाओं को विशेषाधिकार देना और डी है द्वैध शासन प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या था? दलित वर्गों को क्या करना था? प्रतिनिधित्व देना था। और पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है शाह आलम प्रथम, सी है बहादुर शाह जफर और डी है शाह आलम द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। 1664 में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय क्या था? शासक था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? ऑप्शन देखिएगा, डांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। देखते हैं सबसे पहले घटना कौन सी घटी है। तो डांडी मार्च देखिएगा 1930 में हुआ था। 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन
1928 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता देखिएगा 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी दोस्तों? साइमन कमीशन का आगमन, यानी 1928, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको डेट पता होना चाहिए। अगर आपको डेट पता नहीं होगा तो फिर आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, देखिएगा पहला पॉइंट, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। 2 देखिएगा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और न ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर क्या हुई थी? सजा हुई थी। लेकिन पहला पॉइंट क्या है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। बस इतना ही पकड़ना है। इनको भी क्या होता? सजा हुआ था। देखिएगा महात्मा गांधी ने क्या किए थे? डांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में उठाए थे, एक मुट्ठी नमक हाथ में उठाए थे और नमक कानून का क्या कर दिए थे? उल्लंघन कर दिए थे, जिसके एवज में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या किया था? यवर्दा जेल में बंद कर दिया था। यवर्दा जेल इन्होंने क्या कर दिया था? भेज दिया था, यानी सजा दिया था। तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, बी है क्लीमेंट एटली, सी है होराल्ड मैकमिलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लीमेंट एटली क्या थे? भारत स्वतंत्र जब हो रहा था उस समय इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी परीक्षाओं में कभी कभी 1 साल के अंतराल में देखने को मिलता ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन देखिएगा 1793 में, बी 1803 में, सी 1813 में और डी 1833 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था? इस एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? कंपनी ने भारतीय व्यापार का जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया था। लेकिन चीन तथा चाय के साथ व्यापार क्या हुआ? बना रहा और इसे भी आगे 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए देखिएगा 1936 में, बी है 1938 में, सी है 1937 में और डी है 1939 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, बी है रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, सी देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पे आया? भारत आया था। उसी के विरोध में लोग क्या करने लगे? साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ के नारा लोग लगाने के लिए वहीं पे लाला लाजपत राय भी क्या थे? मौजूद थे। पुलिस ने जब लोग नारा लगा रहे थे साइमन गो बैक, तो पुलिस ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया और भगदड़ मच गई। उसी में लाला लाजपत राय क्या हो गए? गिर गए, दब गए और पुलिस ने काफ़ी लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय क्या हो गए थे? घायल हो गए थे और कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1920,
सन 1925, सन 1929 और डी है सन 1935। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1920 में क्या हुआ था, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन ए देखिएगा 20 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी देखेंगे 16 वर्ष और डी है 15 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे और महात्मा गांधी 24 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, तो 24 वर्ष की उम्र में कहाँ पे चले गए थे, 24 वर्ष की उम्र में, कब, तो 1893 में। एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ पे गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और 1915 में वापस लौटे थे, 1915 में भारत वापस लौटे थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस और डी है सूरज सेन और उधम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी काकोरी कांड। देखिएगा सबसे पहले जानिए काकोरी कांड की घटना कब हुई थी, 1925 में हुई थी और इसमें काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या हुआ था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा JB कृपलानी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी है सी राजगोपालाचारी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी JB कृपलानी। जब भारत का विभाजन हुआ था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत का विभाजन हुआ था कब, 1947 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। यानी दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए देखिएगा इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बी है गया अधिवेशन 1922, सी है बेलगांव अधिवेशन 1924 और डी है कराची अधिवेशन 1930। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलगांव अधिवेशन 1924 में क्या किए थे महात्मा गांधी, कांग्रेस की पहला क्या किए थे, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन में शामिल हुए थे जो कि बेलगांव था और 1924 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्या करना है, क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 कहाँ पे, लाहौर में, यहीं पे क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वल्लभ भाई पटेल 1931 कहाँ पे, कराची में, यहाँ पे मूल अधिकार की मांग की गई थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1900 कहाँ पे, 25 में, कानपुर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। बस मैच करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी 1924 आ जाएगा, उसके बाद से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 1925 कानपुर, तो देखेंगे 1 और 4, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू 1929 आ जाएगा, उसके बाद से 1931 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लीटन, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड डफरिन। जो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, 1885
1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल कब था? 1884 से लेकर के 1888 तक, 1888 तक। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। कांग्रेस क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, शारदा एक्ट संबंधित था। ऑप्शन ए बाल विवाह प्रतिबंध से, बी ए अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, सी ए विधवा विवाह प्रतिबंध से, और डी ए जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शारदा अधिनियम कब आया था? 1929 में। 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से 1929 में यह अधिनियम लाया गया। इसमें क्या किया गया? लड़कियों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 14 वर्ष, और लड़कों की दोस्तों 18 वर्ष। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे एलिफेंटा, श्रवणबेगोला, खजुराहो और सांची। मैच करना है। एलिफेंटा क्या है? तो एलिफेंटा दोस्तों क्या है? एक गुफा है। श्रवणबेगोला में क्या है? एक मूर्ति है। खजुराहो क्या है? खजुराहो दोस्तों एक मंदिर है। और सांची क्या है? स्तूप है, जो कि कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। मैच करना है। एलिफेंटा देखिएगा ए में 3 यहाँ पे है। श्रवणबेगोला में क्या है? मूर्ति है, जो कि साउथ में है। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? संलेखना कर लिए थे उपवास के दौरान भद्रबाहु के निर्देशन में। तो बी में देखिएगा 4 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे है। सी में देखिएगा खजुराहो क्या है? मंदिर है। सी में देखिएगा 2 यहाँ पे है। और डी में क्या है? 1 यहाँ पे है। यानी चारों ऑप्शन कहाँ पे मिल रहे हैं? तो चारों ऑप्शन दोस्तों मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे? 8574165334 पे क्या करेंगे? आप व्हाट्सअप करेंगे। आपको निःशुल्क PDF और जितने हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे सबका PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता रहेगा, जो कि आपके TGT, PGT और LT GIC के लिए जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिस्ट्री के लिए, सब आपको हम फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वहीं से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो 85741653 और 34 पे क्या करना है? आपको व्हाट्सएप पे करना है PDF के लिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ए फिरोज तुगलक, सी ए इब्राहिम शाह सरकी, और डी ए सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। अपने चचेरे भाई कौन था इसका? जौना खां, जिसका नाम मिलता है MBT मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच करना है। देखेंगे तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रेहला और तबकात नासरी। तो देखेंगे तारीख हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की रचना है। तारीख दिल्ली किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की है। तबकात नासरी किसकी रचना है? मिनहाजुस सिराज की है। देखेंगे ए में 3 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। बी में देखेंगे बी में 4 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। सी में 1 और डी में 2, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ हुआ करता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी है वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, सी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, और डी है कृषकों को दी जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली।
तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इक़्तिदारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली क्या थी, अतिरिक्त राशि हुआ करती थी फवाजिल। फवाजिल मतलब एक्स्ट्रा धनराशि। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, बी है शाहजहां ने, सी है जहांगीर ने और डी है औरंगजेब ने। यह मुगल काल से क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने क्या किया था, शुरू किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा, उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति के कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। बी देखेंगे, पंजाब पर अधिकार करने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन एलदौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। सी है, बुंदेलखंड के कालिंजर किले का घेरा डालते समय उसे चोट लगी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और डी है, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी चौगान यानी पोलो खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक और घोड़े की काठी से गिरा और उसकी मृत्यु हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों में दान करने वाला, लाखों में दान करने वाला। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को क्रमानुसार क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखेंगे, आपको वह ट्रिक पता होगा, गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों इलबरी तुर्क। उसके बाद से कौन राजवंश आ जाएगा, खिलजी वंश। उसके बाद से तुगलक वंश। उसके बाद से सैयद वंश। उसके बाद से लोदी वंश। यानी लोदी वंश मतलब इब्राहिम लोदी सबसे क्या था, अंतिम था, जिसकी 1526 में क्या हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिससे भारत में मुगल राजवंश के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 माफ़ करिएगा, सबसे पहले 4 आएगा तो 5 आएगा। सबसे पहले यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 5 है। उसके बाद से कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मतलब तुगलक। उसके बाद से 3 आ जाएगा, 3 मतलब हो जाएगा आपका सैयद। उसके बाद से क्या आ जाएगा, लोदी आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है, ताकि आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि एकदम गोलू क्वेश्चन कर रहे हैं। एक से एक मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 38, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। बी है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। सी है तराइन का, माफ करिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 में। और डी है कन्नौज का युद्ध 1194 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को क्या कर दिया था, इस युद्ध में पराजित कर दिया था। और आपके जानकारी के लिए बता दें, 1191 में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। और पुनः 1 साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को आर, मतलब दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला देखिएगा, ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हो गए। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण देखेंगे, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए देखेंगे, कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। बी देखेंगे, कथन ए तथा आर दोनों सही है परंतु कारण आर तथा कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। सी देखेंगे, कथन ए सही है किंतु आर कारण गलत है। डी, कथन ए गलत है किंतु आर कारण सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत पर क्या हुआ था, तुर्की जो आक्रमण हुआ था, तुर्की आक्रमण क्या हो गया था, सफल हो गया था। सफल हुआ था क्योंकि उत्तर भारत में क्या थी, राजनीतिक एकता नहीं थी। जो कि उत्तर भारत के अपने जो राजा थे वो क्या थे, आपस में क्या था, उन लोगों में समन्वय स्थापित नहीं हुआ था। यानी इन लोगों में क्या होता रहता था, मतभेद होता रहता था, यानी एकजुटता नहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ,
भारत पर तुर्की आक्रमण सफल भी और इनमें क्या थी, एकता नहीं थी, इसीलिए सफल हो गए। इसलिए कथन और कारण क्या है, दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है वशिष्ठ को, बी है कपिल को, सी है गौतम को और डी है जैमिनी को। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। और गौतम को किस दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है? तो गौतम को दोस्तों न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है, न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। और कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। और जो मीमांसा है दोस्तों, मीमांसा तो दो मीमांसा है, उत्तर मीमांसा और दक्षिण मीमांसा। उत्तर मीमांसा और दक्षिण मीमांसा। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। और दक्षिण मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण है। क्लियर? योग का आपसे पूछा जाए अगर आपसे, योग दर्शन का प्रतिपादक तो पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा इलंगो अदिगल, बी है करिकाल, सी है परकण और डी है विष्णु स्वामिन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो अदिगल था। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो अदिगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी यानी सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा विक्रमादित्य, बी है मंगलेश, सी है पुलकेशिन द्वितीय और डी है पुलकेशिन प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय और किसमें? हर्षवर्धन में। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ये होल लेख में इसकी जानकारी मिलती है। ये होल लेख से इसकी जानकारी मिलती है। और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया था? हर्षवर्धन को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इसका उल्लेख हमें ये होल अभिलेख से मिलता है, जिसका रचनाकार हैं रविकीर्ति। इसका रचनाकार हैं रविकीर्ति हैं, यानी पुलकेशिन द्वितीय के क्या हैं? दरबारी कवि हैं। और युद्ध कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी पर, झेलम नदी पर। तो क्लियर? आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन ए देखिएगा जैनुल आब्दीन, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है हुसैन शाह सरकी और डी है अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जैनुल आब्दीन कहाँ का शासक था? तो कश्मीर का शासक था। और सर्वप्रथम इसने क्या किया था? जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, जजिया कर समाप्त किया था। और जजिया कर समाप्त करने वाला भी कौन था? एक अकबर भी था। लेकिन अकबर ने कब किया था? तो 1564 में किया था। 1564 में किया था। लेकिन उससे पहले जजिया कर कश्मीर में समाप्त करने वाला जैनुल आब्दीन था। और जैनुल आब्दीन का दोस्तों कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की। बी देखिएगा बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सी है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। और डी है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, जिसे दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता है, जिसे दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? एक आरिज विभाग की स्थापना नहीं किया था। आरिज विभाग का मतलब एक सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज यानी आरिज विभाग। इसकी स्थापना दोस्तों बलबन ने करवाया था। और बलबन ने घोड़ों को दागने का प्रथा नहीं चालू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के गद्दी पर बैठने के बाद उसके चाचा बैठे? बिल्कुल नहीं। कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक बैठा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित शासकों में किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन ए देखिएगा पुष्यमित्र शुंग, बी है प्रवरसेन, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रवरसेन ने क्या किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है लाला लाजपत राय, सी है सरोजिनी नायडू और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देखिएगा, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी ए व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी ए माँ त्रिदेवी की उपासना यानी पूजा की जाती थी और डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लोग लोहे से कहते परिचित नहीं थे, आगे चल करके लोहे से लोग क्या हुए? परिचित हुए थे। बाकी जो तीनों ऑप्शन है क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, बी है शारदा, सी है नंदनागरी और डी है खरोष्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो खरोष्ठी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। माफ करिएगा, पूछा क्या जा रहा है आपसे? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये हम लोग का हो गया राइट, ये हम लोग का हो गया लेफ्ट। तो वो ऐसी लिखी जाती थी, इधर से लोग लिखते थे, इधर से लोग लिखते थे, लेकिन हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि। अशोक के 2 शिलालेख भी मिले हैं खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड क्लाइव और डी है लॉर्ड माफ करिएगा जनरल डायर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वारेन हेस्टिंग पर क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद ने क्या किया था? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। फिर उसके बाद से कुछ समय पश्चात इसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा पहला पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। दूसरा है चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से क्या थे? एक थे। पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक और न ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंपारण जब जांच हो रहा था, चंपारण जांच के दौरान आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से क्या थे? एक थे। लेकिन पहला पॉइंट देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए राजी किया था, यह गलत है। इन्हें राजी कौन किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 51, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी ए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और डी है जमींदारों की सहभागिता। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? इसमें कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी
लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय इलाहाबाद में क्या किया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कैनिंग। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी है इब्राहिम लोदी, सी है शेर शाह और डी है बाबर ने। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शेर शाह के द्वारा क्या हुआ था, दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था, शेर शाह ने करवाया था। आपको पता है कि शेर शाह इसका मकबरा कहाँ पे है, तो शेर शाह का मकबरा दोस्तों सासाराम में है, सासाराम जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी सही कालानुक्रमिक क्रम में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, इनका निर्माण कब कब हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा क्या, कुतुब मीनार, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 3, तो 3 देखिएगा यहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है। उसके बाद से देखिएगा कौन आएगा, तो उसके बाद दोस्तों आ जाएगा 1, तो ये 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तुगलकाबाद किला, यानी इसको कौन बनवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। उसके बाद देखिएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी सबसे लास्ट में कौन आएगा, फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी, अकबर के द्वारा करवाई गई थी। और लोधी गार्डन की स्थापना किसने करवाई गई थी, तो लोधी शासकों ने करवाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश और डी है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। टंका चलाने वाला कौन शासक था, चांदी का टंका कौन था, इल्तुतमिश था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था, तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले कौन शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि लाहौर से अपने राजधानी का संचालन करता था। लेकिन जब एक इल्तुतमिश हुआ तो लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ पे ट्रांसफर मारी, सीधे दिल्ली मारी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। यानी हिंदू का त्यौहार होली है, इसमें सार्वजनिक उत्सव जो होता है में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है सिकंदर लोदी और डी है इब्राहिम लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि होली के त्यौहार में दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि भाग लेता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य और कल्हण। तो देखिएगा दोस्तों पाणिनि की रचना क्या है, पाणिनि की रचना क्या है, अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। वात्स्यायन का दोस्तों क्या है, कामसूत्र है। चाणक्य क्या अर्थशास्त्र है। और कल्हण का क्या है, कल्हण का हो जाएगा दोस्तों राजतरंगिणी, कल्हण का हो जाएगा आपका राजतरंगिणी। देखिएगा मैच करना है, ए में कहीं पे 3 मिल रहा है तो ए में 3 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। वात्स्यायन का हो जाएगा दोस्तों कामसूत्र, बी में देखिएगा 1, सी में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा 2, डी में हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होंगे। आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आपको फ्रेश पीडीएफ चाहिए तो आप हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको साथ साथ जितने भी हमारे नोट्स हैं जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी के लिए बनाए हैं वो सब आपको हम प्रोवाइड कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ए है जैन को, बी है चारवाक को, सी है बौद्ध को और डी है सांख्य को। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। और जो चारवाक है वो किस पे है? तो सुख पे ज़्यादा ध्यान देता है, सुखवाद पे ज़्यादा ध्यान देता है, यानी यावम जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित भस्मीभूतस्य पुनरागमनकृता। यानी इनका कहना है कि अगर घी लेकर कर्जा लेकर भी अगर आपको घी पीना है तो घी पीजिए, क्या पता कल जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी ऐश आराम पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है महाजनपद, नेक्स्ट है आपका राजधानी। देखिएगा मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अस्मक। मत्स्य की दोस्तों राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। कुरु का दोस्तों राजधानी हुआ करती थी, कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों थी मथुरा और अस्मक जनपद की राजधानी थी पाटिल या पोटन। तो देखेंगे ए में देखिएगा 3, ए में 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है। कुरु का देखिएगा, बी का देखिएगा 4 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है। सी में हो जाएगा दोस्तों 1, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा और डी में देखिएगा 2 यानी अस्मक का हो जाएगा पाटिल या पोटन। यानी क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा। तो देखेंगे लोथल में क्या मिला है दोस्तों? प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र। बी एस सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, 5 पंचभगी ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिए थे, भद्दी, वप, कौंडिन्य, आंजी और असंजी को। राजगीर में देखिएगा अशोक का सिंह स्तंभलेख और नालंदा में देखिएगा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। और क्या करना है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 यानी लोथल में क्या मिला है आपको? प्राचीन गोदीवाड़ा मिला है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है और नालंदा में क्या है? बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। राजगीर का देखिएगा अशोक शीर्ष स्तंभ कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे दोस्तों हो जाएगा? सारनाथ में हो जाएगा, न कि राजगीर में। इसी की वजह से क्या है, यह क्वेश्चन क्या है? गलत है। यह क्वेश्चन IAS का UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे ब्रीही, मुद्ग, जौ और इच्छू। ब्री का हो जाएगा दोस्तों चावल। यह क्या है? वैदिक कालीन नाम है। ब्री का हो जाएगा दोस्तों चावल, मुद्ग का हो जाएगा दोस्तों मूंग, जौ का हो जाएगा क्या? जौ और इच्छू का हो जाएगा आपका गन्ना। तो देखेंगे ए में 2 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। बी में देखेंगे 3, बी में 3 यहाँ पे है। सी में देखिएगा 4, सी में 4 यहाँ पे है और डी में 1 यहाँ पे है। यानी 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऑप्शन ए देखिएगा ऑप्शन है अग्नि को, ऑप्शन है अग्नि को, बी है इंद्र को, सी है सूर्य को और डी है वरुण को। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता था? तो इंद्र को माना जाता था। और सर्वाधिक सूक्त किसे समर्पित है? तो इंद्र को ही समर्पित है। सर्वाधिक सूक्त समर्पित किसे है? तो इंद्र को है। इन्हें कौन कौन सा देवता माना जाता था? तो इन्हें युद्ध का देवता माना जाता था। किसे? युद्ध का देवता, आंधी का देवता, तूफान का देवता, वर्षा का देवता माना जाता था। यहाँ तक इन्हें पुरंदर यानी किलों को भेदने वाला भी देवता माना गया है। किला को भेदने वाला देवता भी कहा गया है। तो याद रखना है ये सब बातें। ये आपको एकदम पूरा सिलेबस का आपको हम दर्शन करा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, सिंधु घाटी सभ्यता, माफ करिएगा संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से क्या थी? भिन्न थी। क्योंकि ये है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। डी है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों को ज्ञान का क्या था? अभाव था। और यहाँ पे दे दिया होता ज्ञान था तो गलत हो जाता। तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों सभ्यताएं क्या थी? भिन्न थी, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के हिसाब से सही उत्तर का हम लोगों को चयन करना है। तो देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, क्वेश्चन नंबर 64 है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी है तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध और डी है प्रथम मैसूर युद्ध। तो देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी क्या हुआ था? एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था? पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? एक अनिर्णायक युद्ध था। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था एक अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली लड़ा था, इसमें क्या हो गया था? ब्रिटिश की हार हो गई थी। तो बस इसी को मैच करना है। ए में देखेंगे 4, ए में 4 यहाँ पे है, ए में 4 यहाँ पे है, बी में देखिएगा 1, बी में 1 यहाँ पे है, सी में देखेंगे दोस्तों, सी में हो जाएगा 3 और डी में हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है आपसे क्या? सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध देखिएगा 1764, सहायक संधि 1863, सी देखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और डी है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सहायक संधि है कब है? तो 1863 में न होकर के दोस्तों 1798 में है, 1798 में है। और सहायक संधि प्रणाली को आरंभ किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर? तो आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए देखिएगा मास्की का लघु स्तंभ लेख, बी है रुक्मिन देई स्तंभ लेख, सी है रानी का स्तंभ लेख और डी है भाब्रू बैराट स्तंभ लेख। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे बढ़िएगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा बड़ा इमामबाड़ा का, बी है बुलंद दरवाजा का, सी है जामा मस्जिद का और डी है सिद्धि बगीर का। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात विजय देखिएगा अकबर ने कब किया था? तो गुजरात विजय दोस्तों अकबर ने 1572 में किया था। और इसी के उपलक्ष्य में कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में क्या किया था? एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए देखिएगा भक्ति से, बी है द्वैतवाद से, सी है विशिष्टाद्वैतवाद से और डी है एकेश्वरवाद से। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रामानुजाचार्य जो हैं इनका दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है, यानी विशिष्टाद्वैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखेंगे आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बी है अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। तीसरा है लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। डी है कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज से कहा जाता था, यह स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर पूछा जा रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 4 और डी है 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 1, 2 और 4 सही क्या है, बाकी 3 क्यों नहीं सही है? तो लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से क्या है? संबंधित नहीं है, लेकिन क्या थे? ये संबंधित थे, इसीलिए क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब? 1875 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। यह स्थान कई बार आपसे पूछा गया है, बम्बई में।
और यही दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर वापस लौटो, और शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलवाया था, और इन्हीं की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी एवं प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, एवं प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। दूसरा देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक और न ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एक और दो दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी है सैनिक असंतोष, और डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजों का धर्म क्या है, अंग्रेजों का धर्म क्या है, हस्तक्षेप है। यानी वो चर्बी वाला कारतूस की घटना आप सुने होंगे, तो यही क्या है, अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप के संदेह पर क्या हुआ था, इसका मुख्य तात्कालिक कारण बना था। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए देखिएगा, मीर तकी मीर ने, बी है जोक ने, सी है गालिब ने, और डी है इकबाल ने। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिर्जा गालिब ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 73, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन बना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसका क्रम याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिएगा, झांसी, बी है संबलपुर, सी है सतारा, और डी है नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन बना था? सतारा बना था। कब? तो 1848 में। 1848 में। संबलपुर का कब हुआ था? 1849 में। 1849 में। झांसी का दोस्तों कब हुआ था? तो झांसी का हुआ था 1854 में। और अवध का कब हुआ था? अवध का 1856 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 74, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन ए है उड़ीसा में, बी है बंगाल में, सी है उत्तर प्रदेश में, और डी है महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी 1904 में कहीं कहीं डेट आपको मिलता है 1905। 1904 कहीं कहीं डेट आपको मिलेगा 1905। कंफ्यूज नहीं होना है, जो ही ऑप्शन में मिले वही लगा देना है। तो क्रांतिकारी संगठन था एक अभिनव भारत, और इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण भीड़ एकत्रित हो गई थी? ऑप्शन ए देखिएगा, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, बी है गदर पार्टी के समर्थन में, सी है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, और डी है बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का जब गिरफ्तारी हो गया था तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हो गया था? काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी, जिसने अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? गोली चलवा दिया था। उसमें काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई। और इसी के उपलक्ष्य में, यानी इसी के विरोध में क्या किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा, रॉलेट एक्ट, नमक कानून, चौरी चौरा की घटना और द्वितीय गोल में सम्मेलन। देखिएगा,
रॉलेट एक्ट दोस्तों आया था 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। नमक कानून दोस्तों 1930 में, नमक कानून 12 मार्च 1930। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 और द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931। तो देखिएगा ए में 4 यहाँ पे है, बी में देखिएगा 3, बी में 3 यहाँ पे है, सी में देखिएगा 1, सी में 1 यहाँ पे है और डी में 2 हो जाएगा यहाँ पे। यानी क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन क्या है, सही है। देखेंगे, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। बी है, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। सी है, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे। और डी है, वे पश्चिम बंगाल के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वे कांग्रेस के गरम दल के क्या थे, नेता थे, यानी सदस्य थे। देखेंगे, लाल बाल पाल, लाल से हो जाएगा दोस्तों आपका लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा आपका विपिन चंद्र पाल। ये लोग क्या थे, कांग्रेस में गरम दल के नेता थे, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है यूसुफ मेहर अली और डी है अनवर आसफ अली। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी यूसुफ मेहर अली ने क्या दिया था, भारत छोड़ो का नारा दिया था। बढ़ते हैं 79 की तरफ। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी ए फिरोज शाह तुगलक, सी ए मोहम्मद गोरी और डी ए सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली टोपरा मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लेकर आया था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। थोड़ा सा 1 सेकंड देंगे, थोड़ा सा पानी पी लें, गला फंस रहा है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, बी है वैशाली में, सी है राजगिरी में और डी है कुशीनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा महिलाओं की अनुमति यानी बौद्ध भिक्षुणियों की अनुमति वैशाली में दी गई थी। और सबसे पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? तो गौतम बुद्ध की कौन मौसी, गौतम बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। उनका नाम मिलता है दोस्तों महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी का सबसे पहले क्या हुआ था? प्रवेश हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 आपका, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। पहला देखिएगा वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। इसी को क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति दोस्तों हुई थी कहाँ पे? राजगिरी में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। लिख नहीं रहे हैं, बस आपको बता दे रहे हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। उस समय शासक हुआ करता था कालाशोक। और उस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामिन थे। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों देखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था, शासक था अशोक और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मुगल पुत्र तीस्त थे। चौथा देखिएगा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क उस समय शासक था और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष दोस्तों अशोक थे। बस इसी को मैच कर देना है। तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों 2, उसके बाद से आ जाएगा 1, उसके बाद से आ जाएगा 4, उसके बाद से आ जाएगा 3। यानी क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा विक्रमादित्य, चैतन्य, बी है हर्षवर्धन, वेनसंग, चाणक्य, अकबर, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और डी है अकबर का टुडरमल। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी विक्रमादित्य और चैतन्य क्या है, सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था, तो फाहियान आया था, और इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें से कालिदास क्या थे, महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे सौंदरानंद, प्रियदर्शिका, बृहद संहिता और कर्पूर मंजरी। तो देखेंगे सौंदरानंद, देखिएगा सौंदरानंद किसकी रचना है दोस्तों, तो अशोक घोष की रचना है। प्रियदर्शिका देखिएगा हर्षवर्धन की रचना है। बृहद संहिता बारामिहिर की रचना है, और कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। तो देखेंगे कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। तो देखेंगे सीधे सीधे मिल रहा है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, यानी 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आर देखिएगा, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। बस ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। बी देखिएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और डी देखिएगा ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महमूद गजनवी ने क्या किया था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ एक लुटेरा था और भारत को बस आया था लूटने के लिए, लूट करके इस यहाँ के धन को वापस लेकर जाना चाहता था, न कि यहाँ पे अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। और इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण है 1925, माफ करिएगा, इसका आक्रमण है, डेट नहीं याद आ रहा है, सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में, हाँ 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गुजरात का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ऑप्शन ए देखिएगा मोहम्मद गोरी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है अकबर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की क्या हुई थी, आकृति बनाई गई थी, या आकृति बनवाया था या खुदवाया था, जो भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन ए है लाहौर, बी है दिल्ली, सी है अजमेर और डी है लखनऊती। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी, लाहौर थी। और इसके बाद से जैसे शासक बना इल्तुतमिश, उसने लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ पे लेकर आया, दिल्ली में लेकर आया। और इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। और यहीं पे लाहौर में ही क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान या पोलो खेल रहा था तो घोड़े की काठी से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 देखिएगा, निम्न में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता था। ऑप्शन ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है जौनपुर और डी है लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर को भारत का क्या कहा जाता था, सिराज कहा जाता था, उत्तर भारत का सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन और डी है पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के रूप में क्या किया था,
सत्यशोधक समाज संगठित किया गया। ये किसने किया था? सत्यशोधक समाज। तो 1873 में किसने? ज्योतिबा राव फूले ने। ज्योतिबा फूले ने। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है एनी बेसेंट, यंग इंडिया, बी है महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, सी देखेंगे बीजी तिलक, केसरी, और डी है सुरेंद्र नाथ मराठा। थोड़ा सा इसको डैश देना भूल गए, कोई नहीं, माफ करिएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक की रचना क्या है? केसरी है। और इन्होंने मराठा भी लिखा है। एनी बेसेंट की रचना हो जाएगा दोस्तों न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ऑप्शन ए देखिएगा वाल्मीकि ने, बी ए वेदव्यास ने, सी ए विष्णु शर्मा ने, और डी ए तुलसीदास ने। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग यानी स्वर्ण काल के रूप में क्यों कहा जाता है, क्यों जाना जाता है? यही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी देखिएगा प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, और डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसे गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग यानी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में क्या किया गया है? निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नहीं देखिएगा, ऐसे तो बताएंगे तो बताते रह जाएंगे। 92 है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 92 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा? ब्रह्मचर्य कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का। 50 वर्ष का था गृहस्थ था, 25 वर्ष का था ब्रह्मचर्य था, और 25 वर्ष का था संन्यास था। यानी अपने जीवन के अंतिम वर्ष में क्या करना है? आपको संन्यास लेना है, घर परिवार छोड़ करके जंगलों में चले जाना है, और वहीं पे अपने पूजा और साधना में क्या हो जाना है? लीन हो जाना है, और अपने प्राण को वहीं पे त्याग देना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ब्रह्मचर्य आ जाएगा, उसके बाद से गृहस्थ आ जाएगा, उसके बाद से वानप्रस्थ आ जाएगा, उसके बाद से संन्यास आ जाएगा। अब हम लोगों का उम्र क्या हो गया है? गृहस्थ वाला में, लेकिन हम लोग क्या हैं? अभी स्टूडेंट हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? देखेंगे गैंडा, भैंसा, हाथी और ब्याघ और हिरण। ठीक है, ऊँट देखिए कहीं नहीं है, ऊँट को ऐसे खटाक से ना काटिए। ठीक है, ऊँट को फटाक से ना काटिए। घोड़ा भी कहीं नहीं है, तो घोड़े को भी काट देना है। देखेंगे इसका ट्रिक है, कैसे याद रखना है? 8 GB। इससे हो जाएगा दोस्तों आपका एलिफेंट मतलब हो जाएगा आपका हाथी, 30 हो जाएगा टाइगर यानी बाघ, 20 हो जाएगा आपका गैंडा, 20 हो जाएगा आपका भैंसा। क्या क्या मिल रहा है? हाथी देखिए मिल गया, बाघ देखिए यहाँ पे मिल गया, गैंडा देखिए यहाँ पे मिल गया, भैंसा देखिए यहाँ पे मिल गया। बाकी एक और जहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे वहाँ पे कहीं हिरन भी दिखाया गया है, तो हिरन भी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है मुंडको उपनिषद, बी है मनुस्मृति, सी है छांदोग्य उपनिषद, और डी है भगवत गीता। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, यानी मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। वेरी मच इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, बी है महावास्तु, सी है दीपवंश, और डी है महावंश।
तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यानी बौद्ध ग्रंथ क्या है, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें क्या होती है, उल्लेख 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम और नीतिशास्त्र। महाभाष्य का दोस्तों देखिएगा पतंजलि का हो जाएगा महाभाष्य, पतंजलि का हो जाएगा महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम का हो जाएगा दोस्तों कालिदास, मृच्छकटिकम का हो जाएगा दोस्तों शूद्रक और नीतिशास्त्र हो जाएगा किसका, कामंदक का। ए में देखेंगे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। मालविकाग्निमित्रम बी में देखिएगा 1, यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। मृच्छकटिकम का हो जाएगा शूद्रक, सी में हो जाएगा 3 और डी में हो जाएगा 4। यानी क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का खिलौना, जिसको यह रचना किसकी है, शूद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा मराठा और मुगल, बी है मराठा और अफगान, सी है मुगल और रोहिल्ला और डी है मराठा और अंग्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा मराठा और अफगान। मराठा और अफगान कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिएगा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध दोस्तों हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों अशोक के द्वारा 261 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। मैच कर देना है। ए में देखेंगे 4, ए में देखेंगे 4, ए में तो 4 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन गलत है। बी में 2, बी में 2 यहाँ पे है, सी में 2, कोई नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, देख लेते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो ए में होना चाहिए 4, यहीं को बना लेते हैं, इसी को बना लेते हैं, ए का हो जाएगा 4। बी का देखिएगा, बी में क्या है, कलिंग का युद्ध 261 में, तो बी में हो जाएगा 2। सी में देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, कलिंग का युद्ध 261, बी में हो जाएगा दोस्तों 1, बी में हो जाएगा 1। हल्दी घाटी का युद्ध, सी में हो जाएगा 2 और डी में क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा तराइन का युद्ध, डी में हो जाएगा 3। इसी को बना लेते हैं हम लोग, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी प्रजा यानी उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। ऑप्शन ए है हुसैन शाह, बी है जैनुल आब्दीन, सी इब्राहिम आदिल शाह और डी है महमूद द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, माफ करिएगा, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी मुस्लिम जनता क्या करती थी, जगत गुरु कह करके पुकारती थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, बी है बंगाल के किसानों के द्वारा, सी है पंजाब के किसानों के द्वारा और डी है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एका आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो 1921-22 में, 1921-22 में क्या हुआ था, इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, स्वराज पार्टी को संस्थापित या स्थापित किया था। ऑप्शन ए देखेंगे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, बी है बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, सी देखेंगे सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सी आर दास, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का क्या किया था, गठन किया था। कहाँ पे, तो शायद इलाहाबाद होना चाहिए, इलाहाबाद में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था।
ऑप्शन ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी है हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने हेतु, और डी है नीलकर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीलकर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। कब हुआ था गांधी जी का चंपारण आंदोलन? तो 1917 में। 1917 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहने पे गांधी जी वहाँ पे गए थे, बिहार गए थे, बिहार के चंपारण में गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। पानी पढ़ देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन अधूरा रह गया। निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, अकबर की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु। तो पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के समय, मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। और अकबर की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1605 में, और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, माफ करिएगा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ठीक है, मैच करिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ए में देखेंगे 3, ए में 3 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। बी में देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, बी में देखेंगे 1, बी में 1 यहाँ पे है। अकबर की मृत्यु, सी में देखेंगे 4, सी में 4 यहाँ पे है, डी में 2 यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक का शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या पूछा जा रहा है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का क्या है? वर्णन उपलब्ध है। तो मेगास्थनीज का इंडिका, यह किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें क्या मिलता है? पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। आगे देखेंगे दोस्तों 105, क्वेश्चन नंबर 105। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन ए है अशोक का, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी है कनिष्क का, और डी है हर्षवर्धन का। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष दोस्तों कनिष्क के समकालीन थे। और कनिष्क के समय क्या हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। सूचीय को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिएगा दोस्तों तीर्थंकर और इनकी प्रतिमा या लक्षण देखेंगे। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। तो आदिनाथ का हो जाएगा दोस्तों, आदिनाथ या ऋषभदेव या जैन धर्म के क्या हैं? प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनका हो जाएगा दोस्तों वृषभ, वृषभ या बैल, वृषभ या बैल हो जाएगा। देखिएगा मल्लीनाथ का हो जाएगा दोस्तों जल कलश, जल कलश। पार्श्वनाथ का हो जाएगा दोस्तों सर्फ, और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। तो देखेंगे ए में 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बी में देखिएगा 4 यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे है। सी में देखेंगे दोस्तों 3, सी में 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, और डी में हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपने आप 2 हो जाएगा। तो यानी 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। संगम साहित्य में तोलाकाप्यम एक ग्रंथ है। ऑप्शन ए देखिएगा तमिल कविता का, बी है तमिल व्याकरण का, सी है तमिल वास्तुशास्त्र का, और डी है तमिल राजशास्त्र का। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिल साहित्य में तोलाकाप्यम क्या है? एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 है आपका। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर क्या की थी? विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बख्तियार खिलजी, सी है इल्तुतमिश, और डी है यलदौज। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद गोरी का दास था कौन? बख्तियार खिलजी, जिसने क्या किया था? 1193 से लेकर के 1202 ईस्वी के बीच क्या किया? बिहार में काफ़ी कत्लेआम, काफ़ी लूटपाट किया था, काफ़ी लोगों को उजाड़ दिया था। और एक महत्वपूर्ण काम और क्या किया था? महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे, माफ़ करिएगा, इसने एक और बहुत बुरा काम, बहुत बेकार काम क्या किया?
नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 109 अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का, बी है अलाउद्दीन खिलजी का, सी है शेर शाह सूरी का और डी है हुमायूं का। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा 1816 में, बी 1820 में, सी 1828 में और डी है 1830 में। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया? ऑप्शन ए देखिएगा जॉन सरमैन ने, बी है वास्को डिगामा ने, सी है वारेन हेस्टिंग ने और डी है जाब चारनाक ने। तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कलकत्ता जाब चारनाक के द्वारा बसाया गया। 112 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112 मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। और जहांगीर क्या था? एक चित्रकला प्रेमी था, एक चित्रकला प्रेमी था और इसके दरबार में काफ़ी सारे चित्रकार रहते थे, जिसमें से उस्ताद मंसूर और अबुल हसन महत्वपूर्ण है। अबुल हसन क्या है? महत्वपूर्ण है। उस्ताद मंसूर के दोस्तों नादिर उल अस्र की उपाधि थी और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है 113 शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए देखिएगा राजगुरु, बी है भगत सिंह, सी है लाला लाजपत राय और डी है उधम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय क्या थे? मशहूर थे। या इंडियन नेशनल कांग्रेस में, यानी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या थे? गरम दल के नेता थे। क्या थे? गरम दल के नेता थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर है आपका 114 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट से उसका सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखेंगे स्वदेशी आंदोलन इसका टाइम है 1905, होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय माफ करिए एक का आ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो देखिएगा 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 115 गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए देखिएगा 1907 में, बी है 1913 में, सी है 1917 में और डी है 1920 में। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट्स के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। देखिएगा बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। देखिएगा बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा दोस्तों है काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? तो आगरा में है। देखेंगे ए में देखिएगा 3, ए में 3 यहीं पे मिल रहा है, बी में देखेंगे 4, बी में 4 यहाँ पे मिल रहा है, सी में देखेंगे 1 यहाँ पे और डी में 2 यहाँ पे, यानी 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 117। क्वेश्चन नंबर 117 वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे
वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन ए देखेंगे चंद्रप्रभा सूरी, बी ए हरिभजय सूरी, सी ए पुष्पदंत और डी ए यशोभद्र। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिभजय जो सूरी थे वह एक जैन आचार्य थे और अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक निवास किए थे, जिससे अकबर ने इन्हें क्या किया था, बहुत सम्मानित किया था और बहुत इनको क्या किया था, सम्मानित किया था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? ऑप्शन ए देखिए अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं और डी है शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर ने क्या किया था, चांदी एवं तांबे का सिक्का दोनों चलवाए थे। चांदी एवं तांबे का सिक्का दोनों चलवाया था, लेकिन चांदी का जो सिक्का होता था उसे शाहरुख कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बी है बाल गंगाधर तिलक केसरी, सी है एनी बेसेंट न्यू इंडिया और डी है दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्तार। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी इंडिपेंडेंट किसकी रचना है, तो इंडिपेंडेंट दोस्तों मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। बाकी बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का न्यू इंडिया ये भी सही है, दादा भाई नौरोजी का राष्ट्रगुप्तार ये भी सही है। बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। 120 क्वेश्चन नंबर आपका 120 है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? पहला देखिए कॉमनवेल्थ, दूसरा है न्यू इंडिया, तीसरा है न्यू हिंदू और चौथा है दी आर्यंस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 4 और डी है 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 और 2, यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी अखबार है, तो एनी बेसेंट की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 121। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित करवाया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित करवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा मद्रास में, बी है बम्बई में, सी है अलीगढ़ में और डी है कलकत्ता में। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कलकत्ता में सबसे पहला मदरसा स्थापित करवाया गया था। कब? तो 1780 में, 1780 में। और किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए देखिएगा कुंवर सिंह का, बी है तात्या टोपे, सी है नाना साहेब और डी है मंगल पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तात्या टोपे का नाम क्या था, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए है 1756, बी है 1576, सी है 1556 ईसा पूर्व और डी है 1576 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1576 में क्या हुआ था। ये देखिए ईसा पूर्व देकर के क्या किया है, आपको कंफ्यूज किया है कि आप इसको लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें कौन पराजित हो गया था? महाराणा प्रताप क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 124 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए देखिएगा प्रतिहार, बी है पाल, सी है राष्ट्रकूट और डी है चोल। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था जिसमें प्रतिहार राजवंश, पाल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश तीनों सम्मिलित हुए थे, जिसमें चोल राजवंश क्या था? सम्मिलित नहीं था। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने सबसे अंतिम और 125वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन है पालीताना में, बी है माउंट आबू में, सी है सोनगिरी में और डी है गिरनार में।
तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हम लोग पूरा फुल मॉडल पेपर यानी टोटली 125 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए हमने 5500 क्वेश्चन का क्या किया है, क्वेश्चन बनाया है प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि आपको 5500 क्वेश्चन का लाभ मिलता रहे। और बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का, तो आप क्या करेंगे 85741653 और 34 पे क्या करेंगे व्हाट्सअप करेंगे, ताकि फ्रेश पीडीएफ आपको मिल जाए। और बाकी जितने प्रैक्टिस सेट है सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।